21 मई 1991 रात 10:10 पर तमिलनाडु के शहर श्रीपम्मदूर में राजीव गांधी एक इंतखाबी रैली के दौरान आवाम से घुल मिल रहे हैं। अचानक एक नौजवान लड़की हार लिए आगे बढ़ी, इनके कदमों में झुकी और अगले लम्हे एक धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ राजीव गांधी की जान ही नहीं ली बल्कि इंडिया की पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और साउथ एशिया की हिस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया। क्या ये सिर्फ एक सुसाइड हमला था या एक बदला जिसकी बुनियाद इंडिया की पुरानी पॉलिसियां थी? क्या राजीव गांधी अपने ही पाले हुए दुश्मनों का शिकार बने? और सबसे हैरानकुन, ये पूरे कत्ल का केस कैसे हल हुआ? एक मरे हुए फोटोग्राफर के कैमरा रोल से। दी हंट सीरीज में कितना सच पेश किया गया, कितना सच छुपाया गया। ये सच, राजीव गांधी की हलाकत का सच, क्यों हमें चौंका कर रख देगा? यही आज देखने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। राजीव गांधी का कत्ल हुए अशरों हो गए, कितना अरसा बीत गया, लेकिन दी हंट सीजन ने इसको एक मर्तबा फिर लाइमलाइट में ला चुके हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स भी, ऐसे आम लोग भी जो राजीव गांधी की असैसिनेशन को बहुत बारीकी से नहीं जानते थे, उनको भी अब ये असैसिनेशन के बारे में काफ़ी जानकारी मिल रही है। ये सीज़न असल में अनुराधा मित्रा की इन्वेस्टिगेटिव बुक है 90 डेज ट्रेसिंग द 90 डे मैनहंट आफ्टर राजीव गांधी असैसिनेशन, उस पर मबनी ये सीज़न है। दी हंट 7 एपिसोड का हिंदी और तमिल ज़ुबान में रिलीज़ हुआ है, अभी ये रिलीज़ हो चुका है। डायरेक्शन इसकी जो है वो नगेश कोकोनर ने की है। और ये अब इसमें हम देखेंगे, डिकोड करेंगे कि कितनी चीज़ों को सही तरीके से हाईलाइट किया गया और कितनी चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया। बुनियादी बेसिक सी बात ये कि ये इशू समझने के लिए एक बुनियादी फैक्ट जो है वो हमारे ज़हन में रहे कि श्रीलंका की जो आबादी है, इसमें जो तमिल पॉपुलेशन है, इसकी तादाद लगभग जो है वो 31 लाख, 31 लाख, 32 लाख है। जबकि श्रीलंका की जो अक्सरियती आबादी है, जिसे सेलियोन भी कहा जाता है, इस आबादी की तादाद 1,60,00,000 के लगभग है। यूँ तामिल्स जो हैं ये यहाँ पर मिनॉरिटी में रहे हैं। और ये तामिल्स जो हैं असल में जो इंडिया का इलाका तमिलनाडु है, यानी साउथ जो इंडिया है, यहाँ से ही अंग्रेज़ों के दौर में तामिल्स को श्रीलंका में बसाया गया था, ये सोच कर के हमें सस्ती लेबर मिलेगी, चीप लेबर मिलेगी। और ख़ास तौर पर जो श्रीलंका में चाय की काश्त के बागात लगाए थे, चाय के लिए अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर बागात और काश्तकारी की थी, उसमें ये जो तामिल्स हैं जिनका ताल्लुक असल में इंडिया से है, ये हम माइग्रेट करवाएंगे, इनको लेबर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो ये तमिल पॉपुलेशन तब की श्रीलंका में रह रही है। तमिल पॉपुलेशन, तमिल आबादी को बहुत ज़हीन समझा जाता है, बड़े एंटरप्रेन्योर और बड़े लायक फायक लोग भी इनमें आते हैं, सामने आते हैं। ये पॉपुलेशन हमेशा से श्रीलंका की आज़ादी के बाद से 1948 से अपने राइट्स मांग रही थी, हकूक़ मांग रही थी, ऑटोनमी मांग रही थी, खुद मुख्तारी मांग रही थी। श्रीलंका के जो सेलियोन या अक्सरियती आबादी है उससे। अब जब ये 50, 60, 70s में तमिल्स अपने राइट्स की बात कर रहे थे, तो इंडिया इस तमिल राइट को सपोर्ट दे रहा था, यानी इंडिया कह रहा था कि श्रीलंका में तमिल्स को राइट मिलने चाहिए। इसके पीछे कई वजूहात थी। बड़ी वजह ये थी कि खुद इंडिया के अंदर तमिलनाडु में तमिल्स बसते थे, उनकी मेजॉरिटी है। और ये तमिल्स अपने तमिल हमवतनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी ही जो इनकी रेस थी श्रीलंका में, इनके लिए भी राइट्स मांग रहे थे। तो एक तो इंडिया की गवर्नमेंट ये देखती थी कि श्रीलंका में तमिल राइट्स की बात करके हमें तमिलनाडु में सेंटीमेंट मिलेगा, हमायत मिलेगी। दूसरा, इसमें कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी थी, श्रीलंका पर भी नज़र थी उस वक्त, यानी अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस चाह रहा था, सोवियत यूनियन, रशिया अपना इन्फ्लुएंस चाह रहा था। और इंडिया की कोशिश थी कि श्रीलंका में किसी तरीके से अमेरिका का, पाकिस्तान का, इन मुल्कों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। तो उसके लिए बेहतर यही है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को कंट्रोल रखने के लिए तमिल्स को बैक दिया जाए, तमिल्स को सपोर्ट की जाए।
लेकिन ये पॉलिसी अब बुरे तरीके से रिवर्स होती है। रिवर्स इस सेंस में होती है कि इंडिया को ये इदराक होता है कि जो तमिल मूवमेंट श्रीलंका में चल रही है ये वायलेंट हो चुकी है। जो LTTE ग्रुप है ये वाज़े तौर पर वायलेंस की बात करता है, और LTTE के जो लीडर प्रभाकरन हैं वो खुलकर जो है वो दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं। अब 1987 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो श्रीलंका की हुकूमत के साथ एक अकॉर्ड करते हैं जिसे इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड भी कहा जाता है। इस अकॉर्ड के तहत इंडिया यानी राजीव गांधी की हुकूमत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजती है श्रीलंका में ताकि तमिल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तमिल्स को डिसआर्म किया जाए। इंडिया की फौज यानी यूं श्रीलंका में एंटर होती है तमिल्स के खिलाफ। LTTE प्रभाकर ये इसको बहुत बड़ा बिट्रेल समझते हैं इंडिया की तरफ से कि इंडिया ने हमारे साथ धोखा किया, पहले सपोर्ट दे रहा था और अब हमें मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये श्रीलंका में आ गया है और श्रीलंका ये गवर्नमेंट की मदद कर रहा है। इससे अब जो है वो 1987 के बाद LTTE की मूवमेंट मज़ीद वायलेंट होती है, मज़ीद दहशतगर्दी का सहारा लेती है और 1987 से 1990 तक बहुत ज़्यादा ब्लडी क्लैशेस होते हैं जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स होती है श्रीलंका में और LTTE के दरमियान। अब LTTE वाज़े तौर पर राजीव गांधी को अपना दुश्मन करार दे देती है। राजीव गांधी या इंडिया 1990 में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है उसको श्रीलंका से वापस तो बुला लेते हैं, लेकिन 1991 में इलेक्शंस शुरू होते हैं, इलेक्शंस का आगाज़ होता है लोकसभा के, और इसमें ये एक तरह का परसेप्शन बन रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो फिर एक मरतबा इक़्तिदार में आ जाएगी। 1989 का इलेक्शन कांग्रेस हार चुकी थी, राजीव गांधी बाहर हो चुके थे और फिर 1990-91 में इंस्टेबिलिटी रहती है इंडिया में। पहले VP सिंह, फिर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब 1991 में लग रहा था कि शायद राजीव गांधी फिर एक मरतबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। 20 मई 1991 को इंडिया में लोकसभा के फेजेस का फर्स्ट फेज का आगाज़ होता है। महाराष्ट्र और दिल्ली की कई सीटों पर इलेक्शन हो भी चुके होते हैं, अब अगले फेजेस की तैयारी हो रही होती है। इसी तैयारी के लिए राजीव गांधी 21 मई को 1991 को तमिलनाडु पहुंचते हैं और फिर यहाँ पर इनको LTTE की ही एक मिलिटेंट लीडर, एक मिलिटेंट जो कैडर हम कह सकते हैं, वो हलाक करती है। और इस हलाकत का सबसे इंटरेस्टिंग जो एक पहलू होता है वो ये कि ये हरी बाबू नाम के एक फोटोग्राफर होते हैं, उनकी जो, हालांकि वो खुद हलाक हो जाते हैं इस हमले में, लेकिन उनकी तरफ से जो तस्वीरें खींची जाती हैं वो तस्वीरें वाज़े तौर पर बताती हैं कि राजीव गांधी किस तरीके हलाक हुए, राजीव गांधी को कैसे हलाक किया गया। और फिर उसके बाद जिस तरह दी हंट सीजन में भी बताया गया है किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेटिव ये पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है, ये सब कुछ डिकोड करती है फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। जो सेफ हाउसेस बने हुए हैं LTTE के मद्रास में, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में, ख़ुद कोलंबो में, श्रीलंका में, उनको किस तरीके से ये डिकोड करती है, किस तरीके से पहुंचती है। और पूरा ये जो नेक्सस होता है LTTE का, और इनको फिर तमिलनाडु के अंदर ख़ुद जो तमिल आबादी के अंदर या ख़ुद कई तमिल्स किस तरह इनकी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप इस रियलिटी को सीज़न में, इस दी हंट सीज़न वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है। टून को भी ज़्यादा सेंसेशनली बनाया गया, हकीकत के करीब रखने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों को जो है वो शामिल किया गया है। जहाँ तक कुछ सेंटिमेंट्स का ताल्लुक है, अब धन्नो जिसने ये हलाक किया, जो लड़की थी जिसने राजीव गांधी के पाँव को जब छूने जा रही थी तो उस वक्त हलाक किया, इसकी डिपिक्शन, और प्लस ये कि सबसे बढ़कर काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी है। लेकिन इसके बावजूद इसमें कई चीज़ों को वाज़े तौर पर नहीं बताया गया। वो ज़ाहिर बात है, हर वेब सीरीज़ की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। कुछ चीज़ों को ज़्यादा फिक्शनलाइज्ड कर दिया गया है, जैसे जो डायलॉग्स हैं, जैसे जो कई करैक्टर्स की मोटिवेशन है, उनके अंदर की जो इमोशनल स्टेट है, उसको ज़रा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया गया। सबसे बढ़कर इस सीज़न में ज़्यादा पॉलिटिकल जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनकी बात नहीं की गई। इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जैसे इसमें नहीं दिखाया गया कि तमिलनाडु की अपनी जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही थी
श्रीलंका में LTTE के सारे मामलात में, उसको गहराई में उतर कर नहीं दिखाया गया। और फिर जो इसमें फॉरेन एजेंसीज का किरदार है, इसमें कहा जाता है CIA का किरदार, मुसाद का किरदार या बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके किरदार की ज़्यादा बात नहीं की गई, बल्कि LTTE पर ही फोकस रखा गया। क्योंकि ये कहा जाता है कि राजीव गांधी की असैसिनेशन में कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज भी थी। ये चीज़ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन LTTE कई इंटरनेशनल जो स्पाई एजेंसीज हैं इनसे मदद लेती थी, ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया, इसमें सारा फोकस LTTE पर ही रखकर दिखाया गया है। बहरहाल ये एक काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी कोशिश है। इससे पहले मद्रास कैफ़े एक मूवी आई थी, वो मूवी भी राजीव गांधी की असैसिनेशन के हवाले से थी। लेकिन ये जो हंट सीज़न है, ये चूँकि किताब पर मबनी है, तो हम इसलिए कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी है। इस वेब सीरीज़ ने एक अहम तारीखी वाक़ये को, तारीखी इवेंट को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है, प्रेजेंट किया है। और ख़ास तौर पर यह चीज़ अहम है कि जिन लोगों ने राजीव गांधी की असैसिनेशन पर किताबें नहीं पढ़ी थी, या जो नई नस्ल है जो उस वक़्त नहीं थी, जिसने अखबारात की सूरत में या किताबों की सूरत में नहीं पढ़ा था राजीव गांधी कैसे असैसिनेट हुए, क्यों असैसिनेट हुए, LTTE ने क्यों उन्हें असैसिनेट किया, अब उनके सामने ये एक हिस्टोरिकल इवेंट लाया गया है दी हंट वेब सीरीज़ की सूरत में। तो आप में से ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक दी हंट वेब सीरीज़ नहीं देखा, वो भी देखें। कॉन्टेक्स्ट उनका क्लियर होगा कि क्यों LTTE ने ऐसा किया। लेकिन इसमें ये बात ज़्यादा बताने वाली थी कि इंडिया ख़ुद LTTE को और तामिल्स को और मुख्तलिफ तामिल्स ग्रुप को सपोर्ट भी करता रहा था श्रीलंका में। बाद में खैर उसने अपनी पॉलिसी से रिट्रीट किया। तो ये राजीव गांधी की असैसिनेशन और दी हंट वेब सीरीज़, इस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।